अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार जो होती है ना, बड़ी बुरी चीज होती है। बहुत सारी, यानी कि हमारे सामने अगर हम देखें आजकल टीवी प्रोग्राम्स में भी तुर्की के जो है ना वो ड्रामा चलते रहते हैं। अल-तुगरल हो गया या अपना उस्मान गाजी का हो गया। तो अब अगर आप देखें सल्तनत उस्मानिया का जवाल किस तरह से होता है। एक तो जवाल हुआ ना कि खत्म हुई, लेकिन जब ये कमजोर पड़ी और महदूद होती रही, अगर आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि दुनिया की सबसे अजीम ताकत बन जाती है और यूरोप में घुसी हुई होती है। तकरीबन फ्रांस का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना ये फतवाहत हो चुकी होती हैं और जंग जारी होती है। अब मैं आपको जवाल की बात बता रहा हूं। तो जनाब यकदम इत्तला आती है कि फौजें वापस लेके आओ। जो बादशाह है वो तो काफी सेंटर में है, और या सुल्तान कह लो, जो भी कह लो। तो सुल्तान साहब सेंटर में है, पीछे महल के अंदर जो है ना वो किसी और की ड्यूटी लगाई हुई है। महल के अंदर जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है उसने जनाब जड़ें काट के रख दी हैं और वो इक़्तिदार पे काबिज हो गया है। फिर वो सुल्तान वापस आता है, फिर वो फौजें उधर होती हैं, उनको वापस बुलाता, कभी फौजों की तरफ जाता। एक्चुअल जो मार लगती थी ना, वो लगती थी महल से। महल के अंदर जो था ना साजिशें होती थी, महलाती साजिशें जिसको बताते हैं। वो क्वीन उसके साथ, वो क्वीन उसके साथ, वो प्रिंसेस उसके साथ, वो प्रिंसेस उसके साथ, और वो प्रिंस उसके साथ। अब वो प्रिंस और प्रिंसेस और क्वींस का जो था ना आपस में टकराव, यही सारा चलता रहता। अब यानी कि कमजोर होना शुरू हुई और सुल्तान जो थे ना महदूद हो गए। वो महल से भी नहीं बाहर निकलते थे, दौरा भी नहीं करते थे, दूसरे शहरों में भी नहीं जाते थे, सिर्फ इस डर से कि पीछे जो है ना भाइयों को तो छोड़ते ही नहीं थे, चलो बेटों को जो है ना वो भी उनसे भी डर लगता रहता था। ये तारीख की ना एक भयानक हकीकत है। अच्छा, सिर्फ ये मुसलमानों के साथ नहीं है। मतलब अगर ये ना समझे कि एक बंदा जो है ना जो बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि मुसलमान बड़े बुरे होते हैं ना। ये अगर आप देखें तो क्रिश्चियन सल्तनतें, फिर इसके अलावा जितने कबाइल थे उसके अंदर, फिर आपको जो वॉरलॉर्ड्स थे उनके अंदर, मतलब जिसने एक्शन में एक ताकतवर बन के आगे जाना, तो उसी के रिश्तेदारों ने, उसी के ब्लड ने, ठीक है, उसी के ब्लड ने उसके खिलाफ साजिश करनी और कहना कि बस ठीक है वो गया आगे तो मैं जनाब अब हकदार हूं उसकी सीट का, उसको तो जनाब टांग के रख दो। तो ये एक आम सी स्टोरी है। ये अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो है ना यही चीज नजर आ रही है कि एक शख्स जिसकी खिदमत है, जिसका काम है, जिसके ऊपर लोगों का एतमाद है, वो जो है फाइट कहां पे कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए किस तरीके से जो है ना दुनिया के अंदर सफारतकारी कर रहा है, वो जिला वतन होकर भी मादरत बुखार भी हुआ है जी, और खांसी भी हुई है, और सीना जकड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि कोरोना है कि क्या है, वल्लाहु आलम। मुझे बल्कि आज ही एक साहब ने कहा कि यार कोरोना का टेस्ट कराओ। मैंने कहा यार पता नहीं, सिम्टम तो कुछ दूसरे होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। 4-5 दिन से हो रहा है। अच्छा, तो ये जो है ना ये सूरत हाल बन जाती है। तो मियां साहब अपनी जगह पे वो सफारतकारी पे लगे हुए हैं, और जो उन्हीं की टीम है ना, और बिलखुसूस जो समझते हैं कि इस वक्त अब इस सीट का असल हकदार मैं हूं, मेरी स्पीड ही बहुत है, वो दूसरी तरफ लगे हुए हैं। अच्छा, आप इस मुल्क की मतलब बदकिस्मती को देखें, भले जो भी है सूरत हाल। अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब, अगला इलेक्शन वो PMLN के टिकट पे लड़ेंगे, और अपोजिशन लीडर हैं, और प्राइम मिनिस्टर किसका, वो PMLN का है। बदकिस्मती अब आप अंदाजा लगाएं, उससे बड़ी बदकिस्मती, सच बड़ा ही कड़वा होता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ख्वाहिश तो ये रखते हैं कि PMLN के टिकट से मैं इलेक्शन लड़ूं और प्रेसिडेंट भी हूं, लेकिन काम सारा वो पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। हर मामले के अंदर जो है ना जरदारी साहब के हिसाब से चल रहे हैं। जरदारी साहब उनको ये बताए हुए हैं कि निजाम ऐसा रखो, मामला इतने रखो कि मजबूरी हो कि वजीर आजम तुम ही हो। भाई को वापसी का रास्ता नहीं देना, भतीजी को नजदीक आने नहीं देना, उनसे भतीजी से इलेक्शन लड़वा लो कि वो भागती फिरे इलेक्शन के लिए, और भाई को जो है ना थ्रेट के तौर पे रखो, और तुम जो है ना अब इस सीट के असल हकदार हो।
और जी हजूरी करो उस ताकतवर हल्के की। उस ताकतवर हल्के के अंदर वो चाहते हैं ये है, ये भी बदकिस्मती देंगे। वो चाहते ये हैं कि मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो, फले फूले और सारे बेनिफिट्स हम लें। अब वो जो ना जमीनों की तरफ पहले थे, वो रकबों की तरफ के जनाब घोड़ीपाल मुरब्बे और डीएचए और अस्करी, और इस वक्त में वो आए हैं कि जी ज़राअत के लिए लोगों की प्राइवेट जमीनों पे कब्जे किए जाए। अब मतलब पहले कारोबार कम नहीं हो रहे, मजीद बढ़ा रहे हैं। तो ये सहूलत तो शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं, ये नवाज शरीफ साहब तो नहीं देंगे। नवाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते हैं कि ये तुम्हारी लिमिट है, तुम उसके अंदर रहो, और वो वहां से मुदाखलत करते हैं। अभी ये जिस हद तक लेकर आए हैं ना जरदारी साहब के कहने के ऊपर, इसको वापस करना मियां नवाज शरीफ के लिए मसला होगा। लेट्स सपोज मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, तो वो कहेंगे कि भाई वजीर आजम ने किया है, ये वजीर आजम था जिसका नाम था शहबाज शरीफ, और उसने हमें ये दिया हुआ है, ये लिखे हुए हैं, लिखा हुआ मामला है, इसको आप अगर आप रिटर्न करेंगे तो फिर तो हमारी जंग है आपसे, और ये तो हम मुल्क के वसीतर मफाद में कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये वही महलाती साजिशें हैं जो पहले होती थी। यानी कि एक बादशाह बाहर होता था, जो दूसरा जो होता था जानशीन उसका या जो नायब होता था, वो जनाब मिठाइयां बांटनी शुरू कर देता था। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे कि नहीं ये बादशाह अगर बने तो क्या ही बात है। अब अगर आप देखें कल यानी कि जो पंजाब के अंदर मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी, तवज्जो दिलाई रजी दादा ने कि यार ये क्या हो रहा है देखो, और तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। शहबाज शरीफ साहब उसके ऊपर कह रहे हैं हाँ मैं जनाब वो लेता हूं, एक्शन लेता हूं, मैं पता करता हूं जी, और वो पता कर रहे हैं। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि पता क्यों करने की नौबत आई। जब ये मामलात है, मुल्क के वजीर आजम है, पार्टी के सदर हैं, तो ये मामला हुआ क्यों? आप ये बता रहे हैं कि जनाब मैं मियां नवाज शरीफ से ज्यादा बेहतर हूं, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लेता हूं, मेरी स्पीड ही बहुत है जी। नुकसान किसका हो रहा है? जबकि करवाने वाले जो वो जरदारी साहब हैं, वो अपनी बिसात बिछाते चले जा रहे हैं, हालांकि उसका फायदा कोई नहीं है। उनके बारे में तय हो चुका हुआ है कि यार ये जो हालात है, इन हालात से निकालने के लिए पीएमएलएन ही वाहिद चॉइस है। बदकिस्मती है ये, हालांकि ये बदकिस्मती है, टीम नहीं है दूसरे के पास। जरदारी साहब ने करप्शन के बाजार गर्म किए, 0/0 जो ना बिलावल की कारकर्दगी है वजारत खारजा के अंदर, लेकिन उसका जो ना जहाज उड़ता ही रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। ना कश्मीर पे उसकी कोई मतलब अचीवमेंट है, ना आईएमएफ को वो काबू कर सका। आईएमएफ को आखिर में किस तरीके से बता रहे हैं कि जनाब आम की पेटियां और ये और वो, हालांकि आम की पेटियां नहीं, वो मियां नवाज शरीफ यहां पे आकर बैठ गए थे, और जो प्लान बी है उसके लिए वो पूरी तैयारी थी। प्लान बी ये थोड़ी था कि हुकूमत के पास था, प्लान बी तो था क्या कहते हैं मियां नवाज शरीफ के पास। वो इन्वॉल्व करते हैं कि बस ठीक है, फिर डिफॉल्ट है तो फिर आ जाओ। फिर चाइना के साथ डील होनी थी, जो डील होनी थी वो उसके अंदर डिपार्टमेंट्स को लग पता जाना था। यही थी ना थ्रेट, सबको पता था, ओपनली होती हैं ये बातें, ये पब्लिक नहीं की जाती। लेकिन वैसे तो ताकतवर जितने दुनिया की स्टैब्लिशमेंट है सबको पता होता है कि प्लान ए कौन सा, बी कौन सा, सी कौन सा, डी कौन सा, ये क्या क्या कर सकते हैं और वो किस पे अमल कर रहे हैं। तो प्लान बी के ऊपर मैं बता चुका, वही अपना बेल आउट पैकेज ही था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब जो अंदर की महलाती साजिशें हैं ना, उसका नुकसान इतना बड़ा हो रहा है कि पता नहीं ये मामला संभले या कि नहीं संभले। एक ये 9 मई वाला वाकया जो ना, ये वाकया यानी कि वो 2014 के धरनों के अंदर हमले करवाना, पीटीवी पे, पार्लियामेंट पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, आज वही जो ना कह रहे हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो ना ये लाजिम हो गया कि हम 9 मई के इंतकाब लें। वो 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मां सिवाय 100-150 गरीब आदमियों को पकड़ के इन्होंने झगड़ा हुआ है, बाकी सब जो ना आजाद घूम रहे। एक पार्टी बना ली, दूसरी पार्टी बना ली, क्या कर रहे हैं मतलब समझ से बाला तर है। मसला जो ना वो आके रुका हुआ है महलाती साजिशों का। जो कुछ ये हो रहा है ना कि मियां साहब वापस ना आ जाए, तो मियां साहब अगर वापस आ गए तो इन्होंने नहीं रहना, और अगर जो मियां साहब ना वापस आए तो पाकिस्तान की मईशत कौन संभालेगा, ये सवालिया निशान बन गया। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने ना 4-5 दफा रोका है जिसको रोका है, और वो
एक दफा जूती उतार लेना तो फिर छोड़ती नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।